Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, किस बात की देरी है, जल्दी से आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके डन। तो आज हम असर्शन एंड रीजन देखेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स को असर्शन रीजन से डील करने अच्छे से आ चुके हैं, क्योंकि मैम ने असर्शन रीजन डील अच्छे से करने सिखा दिए हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो इस सेशन को देखो, और अगर किसी ने पिछले चैप्टर के मिस करे उसको भी जाकर लगा लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं वापस से एक और चीज़ बता देती हूँ कि असर्शन रीजन क्या होता है। असर्शन होता है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग दिया गया है, और रीज़न होता है क्या वो स्टेटमेंट सही है, मतलब उसका कारण। हम वहाँ पर उस स्टेटमेंट का कारण पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रीज़न की तरह कंसिडर करते हैं। तो असर्शन रीजन में हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का रीज़न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब वो स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। अब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर वो असर्शन सही है एंड रीज़न भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप कैसे उसको डील करेंगे। आप हमेशा असर्शन पढ़ने के बाद वहाँ पर लगाएंगे बिकॉज। क्या लगाएंगे आप? बिकॉज लगाएंगे। अब जैसे आप वहाँ पे बिकॉज को सेट करेंगे, तो आप वहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप वहाँ पे ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अब आपका वो रीज़न क्योंकि में चला जाएगा। मतलब वो स्टेटमेंट क्योंकि, मतलब कि मान लो मैंने कोई भी बात बोली, मान लो मैंने बोला कि मैंने क्या बोला, ये बोर्ड ब्लैक है क्योंकि, अब मैं इसका कोई रीज़न दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है, इस तरीके से ये ब्लैक है। कुछ भी मैं इसका रीज़न दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है इसलिए ये ब्लैक है, तो ये रीज़न मैं उसमें दूंगी। तो ऐसे क्योंकि लगा के आपको हमेशा रीजंस को पढ़ना है। अब आप कहीं कहीं बार नोटिस करेंगे कि असर्शन का जो रीज़न होगा वो सही होगा, देन आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे कि असर्शन भी सही होगा, रीज़न भी सही होगा, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। समझते हैं मेरे इस पॉइंट को। फिर कहीं आप देखेंगे असर्शन सही, रीज़न गलत, रीज़न सही, असर्शन गलत। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते चले जाएंगे। तो आइए भाई जल्दी से शुरू कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला असर्शन पढ़ लेते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। क्या है? अ सेल स्वेल्स अप। ओके, सेल फूल रही है व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले ये भूल चुके हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जब सेल के बाहर का, मतलब सेल के बाहर का, जैसे मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, अरे 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 रुको, ये मान लीजिए ये सेल है, तो हम ये देखेंगे कि सेल के बाहर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी। क्या? सेल के बाहर सेल के बाहर जो तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या देखते हैं कि द वाटर कॉन्सेंट्रेशन outside the cell is higher as compared to inside the cell, as compared to inside the cell। हम ये चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और अंदर कम होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा मैम? ऐसे केस में होगा ऑस्मोसिस, फॉर ऑब्वियस, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम देखेंगे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि बाहर से पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा, बाहर से पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा।
और जब ये पानी बाहर से अंदर भरना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि सेल ऐसे स्वलन अप होनी शुरू हो जाएगी, स्वेल्स अप हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे सेल आपकी ऐसे फूल जाएगी, ऐसे मान लो मैं ऐसे फूली हुई सेल दिखा रही हूँ आपको। तो दिस इज द स्वेल्स अप, ये आपकी क्या हो जाएगी, या हो जाएगी आपकी स्वलन सेल। तो ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, जिसमें हम देखते हैं पानी बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम उसका रीजन पढ़ते हैं। चलिए, तो मैम सेल स्वेल अप व्हेन प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो हम देखेंगे सेल फूल जाएगी। बिकॉज क्या लगाना है आपको स्टूडेंट्स, आपको लगाना है बिकॉज। तो मैंने आपको बताया है आपको बिकॉज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा आपके अकॉर्डिंग क्यों हुआ बताओ। पीछे देखो, आप बोलोगे मैम अभी आपने बताया ऐसा हुआ क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा था अंदर कम था। अगर ये रीज़न कहीं पे दिखे जल्दी से पहला ऑप्शन टिक कर देना। मोर वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स द सेल देन दे लीव। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल के अंदर आता है जितना बाहर जाता है। डन। तो दोनों ही रीज़न, मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन। समझ में आती है वाली चीज आप लोगों को? भाई जल्दी से बताइए कि आपको वाली चीज समझ में आ चुकी है। अगर आ चुके हैं इसी बात पे रेड हार्ट को कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कर दो। चलो पहला क्वेश्चन डन हो गया। यस मैम, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। ओके मैम, ये भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही होने जा रहा होगा, बिल्कुल। तो पढ़ते हैं चलो। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, जैसे हमने एमसीक्यू करे थे। इट मीन्स के पहले जैसी क्वेश्चन सामने आए वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को ऑन करो। सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेना है। एकदम से वीडियो को स्टार्ट करो एंड देन फिर देखो कि मैंने क्या एक्सप्लेनेशन उसकी वहाँ पे बताई है। चलिए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ऑब्वियस। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ये भूल गया है कि मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, तो लेट मी शो यू हियर। ये आपका न्यूक्लियस था। हाँ भाई, था या नहीं था? नहीं, इस तरीके की था स्टूडेंट्स। इसको हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला था हमने इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। अब हमने ये चीज़ देखी थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर ना यहाँ पे ऐसा आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ऐसे रफ स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है कुछ कुछ पार्ट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उस पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स उसको। फिर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जितने पार्ट पे नहीं प्रेजेंट होता, जितने पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं SER। SER क्या होता है? SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं मैम जिन पे राइबोसोम नहीं है, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं ये जो RER है, ये RER क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर ये जो आपको ऐसे गोल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये है राइबोसोम। तो जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो असर्शन सही नजर आ रहा है वहाँ पे? चलो भाई आ जाओ देखें। तो असर्शन क्या बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम, लैक का मतलब होता है जिसके पास नहीं है, उसको हम SER बोलते हैं। आप लगाओगे बिकॉज, क्या लगाओगे? बिकॉज। अब जैसे आप बिकॉज लगाओगे, बिकॉज में आ जाएगा क्वेश्चन क्योंकि SER इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ना 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 ना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स लिपिड सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस। अगर ये लिखा होता ना तब बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। भाई वो बोल रहे राइबोसोम नहीं है, तो अगर राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? कि हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि राइबोसोम की वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसका असर्शन तो सही है बट रीजन रॉन्ग हो जाएगा। इसका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
डन। समझ में आती है वाली चीज? अगर समझ में आती है भाई इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ जाओ, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लगाएं फिर आ जाइए। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। तो भाई सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, याद है? याद तो है मैम, याद है थोड़ी बहुत। चलो चलो कोई नहीं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोल रही थी? ये थ्योरी ये बोल रही थी मैम, एक बड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल थी, बड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल, और वो बड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल जो थी उसने छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया था। याद है? यस मैम, याद आ रहा है बहुत कुछ। तो मान लो ये एक बड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल थी, देखो ये कितनी खुश है, क्योंकि खाने जा रही है ना आज। ये बड़ी सी, ये बिग मतलब आपकी क्या थी, लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल थी। हमने देखा कि इसने दो ऑर्गेनेलीज को खा लिया, दो ऑर्गेनेलीज निकल गई है। कैसे? एक तो थी ऐसे ग्रीन कलर की, लाइक दिस, अभी बेचारी रो रही है, इसको निकल लिया गया है। और एक थी कुछ ऐसी, ये कौन थी स्टूडेंट्स? ये थी आपकी, ये भी रो रही है, दोनों रो रही हैं। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली कौन सी थी? ये थी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये थी हमारी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो ये दो ऑर्गेनेलीज थी। अब इन्होंने कर दिया मरने से मना, और ये दोनों ही कैसी थी? ये दोनों थे प्रोकैरियोट्स। दोनों ही क्या थी स्टूडेंट्स? ये दोनों ही आपकी छोटी सी प्रोकैरियोट्स थी, स्मॉल प्रोकैरियोट्स थी। तो अभी छोटी प्रोकैरियोट थी, तो इन्होंने बोला हम तो मरेंगे नहीं भाई, बात है साफ, हम नहीं मरने वाले। हम, इन्होंने कर दिया मरने से मना। अब जब इन्होंने मरने से मना कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि, तो उसने बोला बड़ी वाली ने, मैं क्यों नहीं खाऊं तुम्हें भाई, मेरे को तो न्यूट्रिशन चाहिए, मैं तो मार के खा जाऊंगी तुम लोगों को। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स? हम ये बोलते हैं कि भाई तू हमें मार मत, प्लीज़ हमें मत मार, हम तेरा बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेरी हेल्प करेंगे। उसने बोला चल ठीक है, बताओ क्या हेल्प करोगे? तो इसने बोला कि मैं तुम्हें फोटोसिंथेसिस करके दूंगा। ग्रीन वाली ने क्या बोला? इसने बोला कि मैं फोटोसिंथेसिस करके दूंगा, मतलब कि एक फोटोसिंथेटिक सेल थी। डन। फिर ये जो थी माइटोकॉन्ड्रिया, इसने बोला कि चल ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस से ये खाना बनाएगी उससे मैं तुझे एनर्जी निकाल के दूंगी। तो यहाँ से दो ऑर्गेनेलीज का फॉर्मेशन हुआ, जिनको आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनेलीज स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स थी पहले, बट बाद में ये ऑर्गेनेली का पार्ट बनी जब एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने इसको खा लिया। समझ में आने वाली चीज आप लोग को? इसको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला गया? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम ये तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी, इसको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला गया? उसका रीजन मैं अभी बताती हूँ ना तुम्हें। इसको सेमी ऑटोनॉमस देखिए, सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनॉमस क्या है? मतलब कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आधी इंडिपेंडेंट है। अब आप सोचेंगे मैम आधी इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखो आधी इंडिपेंडेंट जैसे आप लोग को सब अपना काम खुद करते हो, खाना खुद खाते हो, कपड़े खुद पहनते हो, सब कुछ अपना काम खुद करते हो, बट पैसे के लिए तो मम्मी पापा पे डिपेंड हो ना। तो ऐसे होते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। तो मतलब कि सेमी ऑटोनॉमस जो आधे इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स कि इसको न्यूट्रिशन वगैरह जो चाहिए होगा वो सेल ही इसको प्रोवाइड कराएगी, जो भी चीज़ें इसको चाहिए होंगी। तो ये होती है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। तो हम ये देखते हैं प्रोकैरियोटिन जो यूकैरियोट्स होंगे, मतलब सॉरी प्रोकैरियोट्स में ये जो खाई गई थी ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ऐसा क्यों? देखो जैसे कि अब ये क्या करेंगे, ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 से 2 कॉपी का फॉर्मेशन कर देना। डन। हम ये चीज़ नोटिस करते हैं, बट ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो हम ये देखते हैं, दे फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन। क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन होता है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? देखो
सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज है, ये डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज से बोल रहे हैं, दे फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज। अच्छा, जो पहले से पड़ी थी उनसे ये बनी है। एंड कंटेन डीएनए, इनके पास डीएनए है बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। नहीं भाई, इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं, ये पॉइंट मत भूलना बिल्कुल भी। ये जो आपका प्रोकैरियोट है, मतलब जो ये थे, इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी थे। तो अगर इनके पास राइबोसोम्स हैं खुद के, तो इनके पास प्रोटीन मशीनरी क्यों नहीं होगी भाई? प्रोटीन मशीनरी सबके पास होती है जिनके पास राइबोसोम होते हैं। डन, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम ये देखेंगे, असर्शन तो ट्रू है इसका, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज। हाँ भाई, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही थी उनके डिवीजन से ये बनी होंगी। इनके पास डीएनए भी होगा, बट इसने कहाँ पे गलती करी? इसने यहाँ पे गलती करी, लैक पे आ गया। मतलब कि इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन नहीं है। नहीं भाई, इनके पास राइबोसोम्स है, तो इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन भी प्रेजेंट है। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। फॉर श्योर आपको चीज़ अच्छे से मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब आपके दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है एंड कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। ये बात आप अच्छे जानते हैं। बिकॉज आपको क्या लगता है, यही होना चाहिए जो मैंने बोला अभी, जो मैंने हिंदी में बोला वही चीज़ अगर इंग्लिश में हमें यहाँ मिल गई, मतलब मैम बिल्कुल सही बात हो जाएगी, असर्शन भी एंड रीजन भी। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ some molecules to pass through it more easily than others। करेक्ट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही मॉलिक्यूल्स को बहुत आराम से अंदर बाहर जाने देती है एंड कुछ को अंदर बाहर जाने नहीं देती। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए बाहर बहुत सारी CO2 है, बाहर बहुत सारी CO2 है या फिर ऑक्सीजन है, मान लीजिए O2 है, तो O2 आराम से यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको बहुत आराम से अंदर आने दिया। अब मान लो सेल के अंदर बहुत सारी CO2 है, यहाँ पर बहुत सारी CO2 है, तो सेल आराम से CO2 को बाहर भी जाने देगी डिफ्यूजन के थ्रू। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें नहीं आ सकती, जैसे बड़े बड़े मान लो कोई ऐसी चीज़ है, आयंस है मान लीजिए, वो नहीं आ सकते अंदर इसके थ्रू। तो मतलब कि उनके लिए कुछ अलग से मैकेनिज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बना हुआ है। अगर आपने मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला सेशन मिस कर दिया तो जाकर भाई वहाँ से आप उसको देखो। तो इट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर जाने दे रही है। अब मान लो कोई पॉइजन है बाहर, मान लो दिस पॉइजन, मान लो ऐसा कुछ पॉइजन है बाहर, जैसे ट्राइंगल की शेप का, इट इज़ नॉट विजिबल, ऐसे कुछ ट्राइंगल की शेप का है, ये पॉइजन है। अब मान लो इसको तो नहीं आने देगी, वो इसको अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा। ये पॉइजन जो है इसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। क्या? इसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। डन। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन की। चलिए भाई, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। डन। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैम सही बात है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही बात है ना। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैम? प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 एंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वहाँ से फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का, और साथ में ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होता है, तो वो होती है फोटोसिंथेसिस। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिकॉज, रीजन तो बिकॉज ला के पढ़ते हैं। बिकॉज ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन। ये क्या था? देखो भाई, बात तो सही बोली, ल्यूकोप्लास्ट क्या थे? अगर आप ल्यूकोप्लास्ट भूल चुके हैं, अगर आप ल्यूकोप्लास्ट भूल चुके हैं तो आप यहाँ से इनको तीन चीज़ों से याद रख सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में मैंने आपको तीन कैटेगरीज पढ़ाई थी। एक था आपका एल्यूरोप्लास्ट, एक था आपका अमाइलोप्लास्ट एंड एक था आपका इलायोप्लास्ट। ये तीन थे। इसमें हमने देखा था कि एल्यूरोप्लास्ट में जो होता है वो प्रोटीन स्टोर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका प्रोटीन स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट में आपका स्टार्च स्टोर होता है, और इलायोप्लास्ट में आपका ऑयल स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है स्टूडेंट्स? ऑयल स्टोर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट फर्दर इस कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जो स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो मैम दोनों ही सही है अपने कहने के तरीके में, बट
मैम रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही थी और एकदम से ल्यूकोप्लास्ट की एंट्री यहाँ पे करा दी गई, तो हम ये देखेंगे कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका बी हो जाएगा। समझ में आने वाली चीज आप लोग को? डन। आगे बढ़ जाऊँ? यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। करेक्ट। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी सेल वॉल होती है, चलिए यहीं बता देती हूँ। सेल वॉल कैसी थी? सेल वॉल मैम कुछ ऐसी थी कि नीचे थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर्स थे ऐसे। अब हम देखते हैं ये जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी डिपोजिशन था, जैसे कि कुछ इस तरीके से और फाइबर्स पड़े हुए थे, पैक्टिन के, हेमी सेल्यूलोज भी हमें मिला था यहाँ पे। ऐसे कुछ अरेंजमेंट था, ये था आपका सेल वॉल। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो सेल वॉल होती है आपकी वो नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग होती है, ये फ्रीली परमेबल होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आपकी फ्रीली परमेबल होती है, मतलब ये किसी भी चीज़ को अंदर बाहर आराम से होने देगी। इसकी वजह से सेल को शेप मिलती है, साइज मिलता है, मतलब एक ग्रोथ का एक पैटर्न मिलता है। तो हम ये देखते हैं सेल वॉल के अंदर। तो सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इट ऑफर्स प्रोटेक्शन। करेक्ट, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट। तो इसका दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका रीजन भी हमें बिल्कुल सही गिवन है। क्योंकि जहाँ पर भी आप समझ लेना, जहाँ पर भी किसी को सपोर्ट देना है, जहाँ पर भी किसी को प्रोटेक्शन देना है, तो हम वहाँ पे नोटिस करते हैं कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने के लिए हमें वहाँ पे नॉन लिविंग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वहाँ पे हमें नॉन लिविंग होना पड़ेगा, और उस नॉन लिविंग होने की वजह से ही आपको प्रोटेक्शन मिल पाएगी। समझा अभी वाला पॉइंट? तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि कुछ सेल वॉल आप याद कर लो, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सेल वॉल में आप याद रखना, प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेल्यूलोज की होती है। किसकी होती है? सेल्यूलोज की। उसमें भी आप दो कैटेगरीज देखेंगे, एक देखेंगे आप प्राइमरी सेल वॉल और एक देखेंगे आप सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बट जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी लिग्निन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? लिग्निन की। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लो, आप इस पॉइंट को लिखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी आपको क्वेश्चन में फंस जाए। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेकेंडरी जो होती है स्टूडेंट्स वो आपकी लिग्निन की बनी हुई होती है। देन फंगस, याद रखना आप लोगों को, फंगस की जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स वो काइटिन की बनी होती है। शायद उसका एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ गया था, है ना? तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको याद रखना कि ये भी पॉलीसेक्राइड है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है, बट ये बिल्कुल एक नॉन लिविंग टाइप है। डन। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन में काम आता है बनाने में। फंगस की याद रखना। बैक्टीरिया की याद रखो ना रखो, रख सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थी, आप इसको याद रख सकते हो। डन। आगे बढ़ जाओ, मैं ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेल मेम्ब्रेन शो फ्लूइड बिहेवियर। सेल मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड बिहेवियर दिखाती है। फ्लूइड वही होता है ना, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अच्छे से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। रिजिड मतलब क्या मैम? बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक प्रॉपर्टी है वो है फ्लूइडिटी। इट मीन्स कि वो ऐसे बह रही है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर भी नोटिस करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर। यू विल नोटिस हियर कि यहाँ पे इस तरीके से ना ऐसे 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 आपको हिलती हुई नजर आए। मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बोला था कि इसको एक मॉडल था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोल रहा था, ये दिया किसने था, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। और उन्होंने क्या बोला था इस मॉडल के बारे में, उन्होंने बोला था कि एक मोज़ेक है। मोज़ेक क्या होता है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कहीं से इकट्ठी कर लेंगे, एक मोज़ेक है प्रोटीन का, अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन बॉबिंग इन द लिपिड, मतलब कि एक लिपिड में तैर रहा है प्रोटीन। जैसे कि उन्होंने इसको कंपैरिजन किया था आइसबर्ग एंड वाटर से, मतलब जो आइस के टुकड़े होते हैं इसको पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं ना, इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं, जो प्रोटीन होता है वो ऐसे ही तैर रहा होता है लिपिड के अंदर। समझ में आने वाली चीज़ आप लोगों को। तो हमें देखेंगे सेल वॉल फ्लूइडिटी शो करता है, बिकॉज क्यों करता है, बिकॉज अ मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। करेक्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो मोज़ेक है लिपिड एंड प्रोटीन का, इसलिए वो मेम्ब्रेन आपको एक मतलब कि एक फ्लूइड बिहेवियर शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, डन। आगे बढ़ जाऊं, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट सेल बस्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर, प्लांट सेल फट जाएगा अगर उसे पानी में रखेंगे। ओके डन। हाई टर्गर प्रेशर कॉजेज बस्टिंग ऑफ अ प्लांट सेल। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मतलब कि अगर आपने प्लांट सेल को पानी में रखा तो क्या होगा, प्लांट जब जैसे आप पानी में रखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि बाहर पानी बहुत ज़्यादा है और अंदर पानी बहुत कम रहेगा, तो पानी अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। डन। उसके बाद जो अंदर जब वो पानी जाएगा तो वो एक प्रेशर को क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, जो सेल वॉल पे लगेगा। एंड ये हो सकता है कि सेल वॉल फट जाए। क्या होगा, सेल वॉल फट जाएगा, प्लांट सेल हो सकती है कि वहाँ से वो फट जाए। बट हम ये देखते हैं कि इसका रीज़न ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, टर्गर प्रेशर की वजह से बस्टिंग रहेगी सेल वॉल की। बट प्लांट सेल बस्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर, इसका रीज़न क्या होगा। देखिए अजर्शन क्यों गलत हुआ यहाँ पे, अजर्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि जब आपने प्लांट सेल को रखा तो अब डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, क्या पता कम हो, क्या पता आपने थोड़े से ही पानी में उसको रखा हो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि प्लांट सेल बस्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर, मतलब अगर प्लांट सेल को आप रख रहे हैं तो ऐसे नहीं वो फट जाएगी, सारा पानी उसके अंदर घुस जाएगा। ये हो सकता है कि जब आपने उसको रखा तो वो सोल्यूशन एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हुआ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन आप समझते हैं कि अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, या फिर आप उसको सॉल्यूट के उससे भी दे सकते हैं, सॉल्यूट छोड़ो यार वो मत जानो। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर आपने उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो चीज़ आपकी फूल जाएगी और बहुत ही पानी अंदर आने की वजह से वो सेल वॉल फट सकती है, मतलब सेल वॉल बोल रही हूँ, सॉरी, प्लांट सेल फट सकती है। बट बेसिकली चांसेस होते हैं कि सेल फटती नहीं है, क्योंकि सेल वॉल काफ़ी हद तक सेल को स्वलन अप होने से बचाती है, फटने से बचाती है। डन। बट ज़्यादा टर्गर प्रेशर होने की वजह से सेल वॉल फट, मतलब प्लांट सेल फट भी सकती है। तो आंसर विल बी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जल्दी से बताइए मेरे को इसका आंसर। क्योंकि मैम आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, मतलब मुझे क्या, अच्छा मुझे बताओगे तुम लोग, नहीं देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो भी हम खा रहे हैं न्यूट्रिएंट, तो वो ग्लूकोज जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार। देखिए मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं, बाहर से जो आपका ग्लूकोज होता है, स्टूडेंट्स, वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट में। अब ये जो आपका पायरूवेट है स्टूडेंट्स, ये अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के, अल्टीमेटली यहाँ से एटीपी बनती है। तो अगर यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। क्योंकि अब आप लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब कि इसका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो समझ में आ गया भाई आंसर इसका। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल्स। करेक्ट, ये बात आपको अच्छे से पता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई प्लांट सेल आपको दिखाऊं, ये यहीं पे देख लेते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई प्लांट सेल है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि इस प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, इसका सारा का सारा जो कंटेंट होता है ना सेल का, वो साइड में होता है।
क्यों होता है साइड में, उसका रीजन आपको अभी बताती हूँ, रुकिए। जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे वही ऑर्गेनेलीज हो गई, जो भी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे रहेंगी, तो हम ये देखते हैं पूरा का पूरा स्पेस जो होता है ना वो वैक्यूल ने ले रखा होता है। क्या ले रखा होता है? वैक्यूल ने ले रखा होता है। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल के पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वैक्यूल हो जाएगा। वैक्यूल में क्या स्टोर होता है प्लांट सेल के? जल्दी से बताइए। यहाँ पर स्टोर होता है आपका क्या? सैप प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बिकॉज, अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। करेक्ट, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरा का पूरा वैक्यूल जो होता है वो प्लांट मतलब सेल सैप में क्या होता है? भरा हुआ होता है। समझ में आने वाली चीज आप लोगों को? तो आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? मैम इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आई वाली चीज? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए भाई देख लेते हैं उसको। अ सेल श्रिंक व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैम अभी आपने हाइपोटोनिक के बारे में बातें करी थी, अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं एक बार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब आपकी जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। व्हेन वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर inside the cell देन आउटसाइड। समझ में वाली चीज आप लोगों को? तो इट मीन्स कि मैम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपकी ये सेल है, जैसे आपने इस सेल को रखा तो हमने देखा कि अंदर वाटर ज़्यादा है, बाहर के कंपैरिजन में अंदर पानी ज़्यादा है। तो अब अगर अंदर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा? अंदर से बाहर भागेगा वो। तो आपको पता है ना ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मैम द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जानते हो इस बात को? यस मैम, ये वाली चीज़ हम लोग जानते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। जहाँ से आप क्या चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स? आपको श्रंकन सेल आपको नजर आ जाएगी। डन। तो इस तरीके से होता है आपका किसके अंदर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होगा कि जब मैम पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होगी और अंदर ज़्यादा होगी तो ये तो ठीक है कि सेल सिकुड़ जाएगी। बिकॉज अब देखेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्स द सेल देन दे लीव। बिकॉज हम ये देखते हैं कि कम पानी अंदर आता है जितना बाहर चला जाता है, इस वजह से सेल सुकड़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। असर्शन पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बिल्कुल भाई, सारे के सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ये क्या था? ये सेल थियरी का एक स्टेटमेंट था जिसको किसने दिया था? शेल्डन एंड श्वान ने दिया था। बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। करेक्ट, क्योंकि सेल एक लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि ये असर्शन भी बिल्कुल सही है और ये रीजन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आने वाली चीज। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओ, यहाँ पे इन्होंने बोला ऑस्मोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एक गैस है और ऑस्मोसिस एक ऐसा मूवमेंट है जो वाटर का होता है। मतलब देखो डिफ्यूजन पढ़ रखा है तुम लोगों ने। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है जब आपकी कोई पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो वाटर के मूवमेंट के लिए यूज होता है। तो मतलब जब वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो क्या कंसिडर होगा आपका? वो ऑस्मोसिस कंसिडर होने वाला है। तो यहाँ पर बात तो ऑक्सीजन की चल रही है। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है आपकी ऑक्सीजन की। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस वर्ड नहीं यूज कर सकते, हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? डिफ्यूजन। अगर यहाँ पे डिफ्यूजन होता तो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट होता। क्योंकि व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स द सेल, क्योंकि जब ऑक्सीजन सेल के अंदर एंट्री लेगी तो फॉर श्योर जिस कॉन्सेंट्रेशन से वो अंदर आएगी वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। मान लो मैं ऑक्सीजन हूँ, मुझे वहां जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगी
तो जहां से मैं आई हूं वहां पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। बट यहाँ पे गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि ये ऑस्मोसिस लिख दिया इन लोगों ने और यहाँ पे क्या होना था आपका डिफ्यूजन, तो असर्शन हो गया गलत। अब इसका रीजन पढ़ ले, रीजन कैसे पढ़ना होता है, बिकॉज लगा के। तो पहली बात तो असर्शन ही गलत हो गया, बट रीजन देख लेते हैं क्या पता। ऑक्सीजन इज नॉट असेंशियल फॉर बॉडी, ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन बॉडी के लिए असेंशियल नहीं होता है। स्टूडेंट्स ये गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन कितना असेंशियल है आप सब लोग जानते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और जहां से हमारा एटीपी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन इज वेरी असेंशियल फॉर द बॉडी। तो दोनों ही असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, सो द आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, डी हो जाएगा। तो आइए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14. The cell will shrunk when it experience hypertonic solution. Correct. अभी हमने ऐसे क्वेश्चन देखा था, ये अलग तरीके से है। The cell will shrunk when it experience hypertonic. हाँ, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, अब बिकॉज पढ़ लेते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन लीड्स रेजिन टू स्वेल अप। देखिए, बिकॉज आपने लगाया क्योंकि, अब क्योंकि में आंसर होना चाहिए था हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में, बट क्योंकि में आंसर निकला हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, तो हम ये देखेंगे। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या कर रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लीड्स टू रेजिन स्वेल्स अप। रेजिन क्या थे, रेजिन थे मैम हमारे वो किशमिश। जब आप इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, हाइपोटोनिक में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अंदर से निकल के पानी, मतलब बाहर से निकल के पानी अंदर घुसता रहता है, जिसकी वजह से जो किशमिश है वो मोटा हो जाता है, स्वलन अप हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि मैम दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं, बट गलत क्या है मैम, गलत है मतलब कि नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 और असर्शन देखते हैं। द सेल विल श्रिंक व्हेन इट एक्सपीरियंस अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, यही बात है कि है सेल विल श्रंक नहीं होगी जब वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाएगी स्टूडेंट्स, वो श्रिंक नहीं होगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल फूलती है। तो असर्शन रॉन्ग हो गया, तो असर्शन रॉन्ग हो गया तो दिख ही रहा होगा आपको। चलो देख लेते हैं अभी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हेल्प टू सेल ब्रीथ। सेल का ब्रीथ लेने से हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या ही रीजन है, तो दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत हैं, दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। समझे वाला पॉइंट आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट हैपन बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का जैसे कि मान लीजिए ये रूट्स हैं आपकी, ये आपकी रूट्स हैं। तो आप क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ना ऐसे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके रूट हेयर। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये रूट हेयर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, तो ये वाटर को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पानी कैसे गया, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, क्योंकि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉइल में, एंड देन सॉइल से पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो रूट्स में ऐसे ही होता है, रूट्स में इसी के ऐसे ही पानी ऊपर चढ़ता है। चलिए मैम, पहली बात तो ये सही बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट हैपन बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब देखेंगे बिकॉज, चलिए मैम पहली बात तो इसने सही बोली है, बिकॉज स्टेम गेट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेम कभी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, हमेशा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब रूट ही करेगी। तो यहाँ पर ये स्टेम गलत आ गया, यहाँ पर अगर रूट आ जाता तो स्टेटमेंट सही चला जाता। तो हम यहाँ देखेंगे इसका असर्शन तो सही है बट रीजन आपका गलत हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स। समझ में आया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हैव लॉट्स ऑफ पोर्स। देखो ये न्यूक्लियस है, ये मान लो यहीं पे बता रही हूँ मैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस है डन। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है, दिस स्पेस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो अब न्यूक्लियर पोर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैम मान लीजिए अंदर कोई भी चीज़ बनी है, अंदर यहाँ पर कोई भी चीज़ बनी है, तो वो चीज़ मान लो सेल के बाहर जानी है। कहाँ जानी है स्टूडेंट्स, वो सेल के बाहर जानी है। तो वो सेल के बाहर किसकी हेल्प से जाएगी, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जाएगी। किसकी हेल्प से जाएगी, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जाएगी। और बाहर मान लो कोई भी चीज़ बनी हुई, कोई भी चीज़ है बाहर सेल के, और उसको सेल के मतलब न्यूक्लियस के अंदर आना है। सेल के अंदर बोला मैंने, मान लो ये सेल है, इस सेल में कुछ भी बना और वो अंदर आना है न्यूक्लियस के, मान लो उसकी ज़रूरत न्यूक्लियस के अंदर है, कोई भी प्रोटीन है वो, तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर मान लो कोई भी प्रोटीन बना, कोई भी चीज़ बनी, उसे बाहर जाना है, तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होती भी जाएगी। तो सब्सटेंस का अंदर आना और बाहर जाना न्यूक्लियर पोर की हेल्प से होता है, अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ चेंज होना है तो अब हम देखें कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, अब बिकॉज क्यों होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डन। तो हम ये क्या देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो असर्शन एंड रीजन, एंड असर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सॉरी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 18th, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर फंक्शंस। करेक्ट। एक सेंटर तरीके से रोल क्या प्ले होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस ही सब चीज़ें डिसाइड कर रहा है सेल्यूलर फंक्शनिंग के लिए। मतलब कि जैसे मान लो सेल को डिवाइड करना है तो उस टाइम उसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल करना, सब कुछ न्यूक्लियस के हाथ में होता है। बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, हैज इट डज द सेंट्रल रोल इन सेल फंक्शन। क्योंकि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटीरियल है और अल्टीमेटली जेनेटिक मटीरियल ही हर चीज़ों को कंट्रोल करता है। डन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, असर्शन भी सही होगा इसका, और रीज़न भी सही होगा, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेट न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरियल सेल के पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, और जब वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और जिस रीजन में वो पड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी डीएनए। तो भाई पहली बात तो इन्होंने असर्शन ही क्या कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। बोथ असर्शन वेट डज नॉट कंटेन, हाँ नहीं सही डज नॉट बोला है इन्होंने, डज नॉट बोला है। एंड न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जो डीएनए को कैरी कर रहा होता है। डन। बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, सोचो ना। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस नहीं है उसके पास, बैक्टीरियल सेल के पास। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है उसके पास तो हम ये देखेंगे तो फिर कैसे आप न्यूक्लियस की नेक्स्ट लाइन में बात करो। आपको यहाँ पे न्यूक्लियोइड की बात करनी चाहिए थी कि अगर आप ये बोलते हैं कि न्यूक्लियोइड होता है जहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है तो सही हो जाता। बट रीजन उसके लिए, रीजन सही है अपने आप में रीजन सही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और डीएनए होता है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए सही नहीं है। समझ में आने वाली चीज़ आप लोगों को। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपके 20 असर्शन रीजन थे जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा आपको कराने चाहिए। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैम हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि लाइसोसोम के पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बेसिकली सेल की खुद की सेल की पार्ट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज लाइसोसोम गेट बर्स्ट एंड रिलीजेज एंजाइम विच प्रेजेंट इन इट, द एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट अनवांटेड पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल। तो इसका मतलब मैम असर्शन भी सही है और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे सारे के सारे असर्शन रीजन मैंने आप लोगों को खत्म करा दिए हैं भाई। ऐसे ही मतलब इसी तरीके से डील होते हैं सारे के सारे असर्शनिज्म। तो क्या टफ आपको लगा, कुछ भी टफ नहीं लगा। और देखो नॉट वाली चीजें मार्क करा करो, जैसे अभी मेरी आइस से रह गई थी नॉट वाली चीजें। तो नॉट आप कहीं पे देखोगे नॉट, नेवर, ऐसे अगर आपको करेक्ट, इनकरेक्ट, इन सबको जरूर मार्क कर लिया करो कि उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स वापस से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे धमाकेदार सेशन वो रहने वाला है, तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।